नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास कार्यक्रम शख्सियत में। हमेशा ही महिलाओं के लिए सोचा जाता है कि क्यों वो आगे नहीं आती, क्यों बढ़ चढ़ के हर चीज में भाग नहीं लेती। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसी ही महिला से करवाने जा रहे हैं जिनको गुरुग्राम के काफी लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते उनके लिए जानना जरूरी भी है। तो आइए बात करते हैं ज़ैनिथ चौधरी जी से। उस जीन्स को बनने में 10,437 लीटर पानी यूज़ होता है, लेकिन क्या हम अपने पर्यावरण की कीमत पर विकास करना चाहते हैं? 67 लोगों को वहाँ कैंसर हो चुका है कि मैं बंदवाड़ी पर सरकार को सरकार के कर्तव्य याद दिला रही हूँ। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद आपका। मैम, बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में नहीं जानते हैं, तो एक छोटा सा परिचय आपकी ज़ुबान से ही हो जाए हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, सो मैं ज़ैनिथ चौधरी और अभी गुरुग्राम में ही पिछले 10 साल से रह रही हूँ। एंड बाय प्रोफेशन आई एम बायोलॉजी फैकल्टी एट KR मंगलम स्कूल। और आजकल बहुत सारे एनवायरनमेंट के कामों से हम लोग जुड़े हुए हैं और RWA लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, जहाँ कहीं भी जो भी अवेयरनेस हम कर पा रहे हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो इन शॉर्ट की समाज सेवा में आप काफ़ी ज़्यादा जागरूक है, तो समाज सेवा में आने का आपने कब सोचा? कहीं से आपको मोटिवेशन मिला? अगर मैं मोटिवेशन की बात करूं तो मुझे याद आता है जब मैं बहुत छोटी थी, लगभग आई थिंक मैं 10-12 साल की रही होंगी, तो मेरे पापा मुझे अपने साथ हर जगह लेके जाते थे। और मेरे पापा एक गांव से जुड़े हुए इंसान थे, वो गांव में जाके लोगों के लिए बहुत काम करना पसंद करते थे। और मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी, वो लोग सरपंच थे, तो वहाँ पर उन्होंने गाँव की महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे कि हम लोगों ने तालाब बनवाए और हम लोगों ने वहाँ पर बाग लगाए किन्नू वगैरह के, और नई तरह से किस तरह से खेती की जाती है ये मेरे दादाजी जो हैं वहाँ पर गांव के लेवल पे सबको सिखाया करते थे। तो जब हम अपने बड़ों को कुछ भी करते हुए देखते हैं ना, एक आउट ऑफ द वे जाके जब लोगों की मदद करते हुए देखते हैं, तो फिर हमें सीखने की ज़रूरत या किसी को हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बच्चा अपने आप सीख लेता है। एंड एज ए टीचर मैंने भी ये महसूस किया है, हम जो करेंगे सिर्फ करके दिखाने की ज़रूरत है, बच्चा तो अपने आप आपको फॉलो करेगा। अरावली को गुरुग्राम के फेफड़े क्यों कहा जाता है? ओके, सी हरियाणा जो है, हरियाणा के पास सबसे कम फॉरेस्ट कवर है, जस्ट 3.62%। उसमें से ज़्यादातर हिस्सा जो है वो हमारे सदर्न हरियाणा में है और नॉर्दर्न सदर्न हरियाणा में है, जहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं और शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो हमारे पास सिर्फ वही जो अरावली के जंगल हैं वही हमारा फॉरेस्ट कवर है। और फॉरेस्ट कवर जहाँ कहीं भी होता है वो उस एरिया के ग्रीन लंग्स होते हैं। दैट इज़ वाई, क्योंकि गुरुग्राम के पास हमारे पास यही जंगल है, तो ये हमारा जो है हमारे फेफड़े हैं, हमारे लंग्स हैं। तो सही में अरावली का मैम मुद्दा है क्या? बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि अरावली का मुद्दा है क्या, थोड़ा सा आप बताएंगे हमें? देखिए, अरावली जो हिल्स हैं वो पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज हैं, पहली बात। दूसरी बात, जैसा मैंने अभी अभी बताया कि हरियाणा में सिर्फ 3.6% फॉरेस्ट कवर है, जो नेशनल एवरेज का लोवेस्ट है। सबसे कम हरियाणा प्रदेश के पास जो है फॉरेस्ट कवर है। नेशनल एवरेज हमारे जो इंडिया का है वो 22% है। इंटरनेशनल अगर हम एवरेज की बात करें तो इट शुड बी 33%। तो जब हमारे पास इतना कम हमारा फॉरेस्ट कवर है, और हमारा गुरुग्राम जो है 2018 में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो है काउंट किया गया था, वर्ल्ड में आया था, आप सबको पता ही होगा। जब हम मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में रह रहे हैं और हम एक ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जहां पर सबसे लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर है, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो है चिंता का कारण भी है, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हम किस तरह का एनवायरनमेंट देके जाना चाहते हैं। सो दैट इज़ हाउ अरावली की जो समस्या है। साथ में इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, वहाँ पर फार्म हाउसेस हैं, गौशाला है, स्कूल है, क्रिकेट अकेडमीज़ हैं, ये भी वहाँ पर आए जा रहे हैं। PLP अमेंडमेंट हो गया फरवरी 2019 में, जिसके कारण एक बहुत बड़ा अरावली का हिस्सा लैंड डेवलपर्स के लिए ओपन कर दिया गया। तो इस तरह की डेवलपमेंट, विकास ठीक है, विकास होना चाहिए, लेकिन क्या हम अपने पर्यावरण की कीमत पर विकास करना चाहते हैं? ये अरावली का सबसे बड़ा मुद्दा है। अब ये भी हम सभी को पता है कि जो पानी है, वाटर की जो प्रॉब्लम आने वाले टाइम में है, वो हम एक ड्राई जोन में एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे। ऑलरेडी
गुड़गांव जोन में अरावलीज़ में 600 फीट पे पानी जा चुका है। अब अगर अरावलीज़ नहीं होती हैं, जो हमारा नेचुरल वाटर कंजर्वेशन जोन भी है, पूरा कंक्रीटाइजेशन हो चुका है, हर जगह सड़क है, हर जगह बिल्डिंग्स हैं, तो हमारा पानी जो है, हमारा ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होगा? एनसीआर में जो पानी का मैक्सिमम ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है वो अरावलीज से होता है। वंस दे अरावलीज गोज तो हमारा फॉरेस्ट कवर ख़त्म हो जाता है, हमारे एयर में पोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, हमारी वाटर सिक्योरिटी नहीं रहेगी। और इसके अलावा जो है एनसीआर और थार डेजर्ट के बीच में जो कार्बन सिंक जोन है वो अरावलीज हैं। एक बार अरावलीज चली गई तो वी विल बी फेसिंग डस्ट स्टॉर्म्स, so we will be totally will be towards the desertification, हम लोग भी डेजर्ट में एंटर कर जाएंगे। so it is very अरावलीज का जो इम्पैक्ट है, अरावलीज के ना होने का जो इम्पैक्ट है वो हमारे गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अभी आप इस केस के ऊपर साथ में जुड़े हुए हैं, इस मुद्दे में जुड़े हुए हैं, इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, तो अभी क्या लगता है करंट स्टेटस क्या है और सरकार क्यों नहीं मान रही इसके ऊपर, या कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है इस पर? अभी ये तो मैं एकदम क्लैरिटी से नहीं कह सकती हूँ कि सरकार क्यों नहीं मान रही है। उनके सामने ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता होगा, पर वो किस कारण से इस डिसीजन को, जो पीएलपी अमेंडमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट भी जिसको स्टे कर चुका है, उसे विड्रॉ क्यों नहीं किया जा रहा है, ये तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन 2019 फरवरी में जो पीएलपी अमेंडमेंट हुआ, जो 100 साल पुराना कानून है, वो कानून अगर अमेंड किया जाता है तो दैट शुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन्स हु आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। और अगर उससे हमारा एनवायरनमेंट पे इतने ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो मेरे हिसाब से जो कोई भी सरकार उस टाइम पे गवर्निंग सरकार होती है उसको इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने कोरोना टाइम से पहले कुछ ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट भी किए, ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ भी की, ताकि हम अपनी बात सिटीजन्स, हम आम नागरिक अपनी बात सरकार को बता सकें। कोरोना टाइम में क्योंकि हम लोग कोई ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट या ऑन ग्राउंड एक्टिविटी नहीं कर सकते थे, तो मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने किया, ट्विटर पर कैंपेन चलाया, कुछ ट्वीट स्टॉर्म्स भी किए, वहाँ से हमारे पास बीच बीच में कुछ काइंड ऑफ ट्वीट पे रिप्लाई भी आता है। पर जिसे कहा जाए कि कोई कंक्रीट सॉल्यूशन, या वी कैन से कि हाँ ये अरावली बचाओ सिटीजन्स की इस कैंपेन की एक अचीवमेंट है, ऐसा कुछ अभी हमारे पास नहीं है। हम अभी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है इस मुद्दे के ऊपर ध्यान दे और हम एनसीआर के लोगों को भी थोड़ा सा राहत मिले। आगे भी एक और मुद्दे के साथ आप जुड़े हुए हैं, वो है बंदवाड़ी का। जी, आप हर मुद्दे के साथ इतना टाइम मीन्स कैसे कर लेते हैं, या इन चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं? और बंदवाड़ी के मुद्दे के बारे में भी थोड़ा सा अगर आप बताएं हम। जी, वो कहते हैं ना कि जब आप एक प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करते हो तो आप उस प्रॉब्लम में इतना एंटर कर जाते हो कि प्रॉब्लम को समझते समझते आपको समझ आता है कि सिर्फ एक नहीं, प्रॉब्लम इसके साथ दूसरी भी एसोसिएटेड है। अब जो बंदवाड़ी लैंडफिल है वो अरावलीज़ में है। सबसे बड़ी बात, जब हम अरावलीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, जब हमने अरावलीज़ की प्रॉब्लम्स को समझा तो हमने देखा कि वहाँ पर बंदवाड़ी लैंडफिल भी है। बंदवाड़ी लैंडफिल जो है 2008 से वहाँ पर गुड़गांव और फरीदाबाद का मिक्स्ड गार्बेज जो है वहाँ पर डंप होना शुरू हुआ। आज 12 साल 13 साल हो गए हैं, आज वो 35 लाख टन प्लस का कूड़े का पहाड़ बन चुका है, जो कि मिक्स्ड गार्बेज है, मिक्स्ड वेस्ट है। उसमें क्या कुछ नहीं है, उसमें आपका हमारा गीला कूड़ा, गीला कचरा, किचन का वेस्ट है, ई वेस्ट है, सैनिटरी वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, आपके कपड़े हैं, सब कुछ वहाँ पर जाता है। अब आप जस्ट इमेजिन अगर सब कुछ इतना वहाँ जाएगा, जो फिर जो डिकम्पोजेबल मटेरियल है वो डिकम्पोज होगा, साथ में जो आपका ई वेस्ट है उसमें से हैवी मेटल्स आएंगे। और ऑलरेडी ये जो बंदवाड़ी लैंडफिल है ना, ये 250 फीट माइनिंग पिट में सिचुएटेड है। तो आप जस्ट इमेजिन वो ग्राउंड वाटर के कितना पास है। जब उसमें से बारिश के टाइम पे भी और वैसे भी जब उसमें से लेचेट निकलता है, वो सारा का सारा डायरेक्टली आपके ग्राउंड वाटर में जा रहा है। और क्योंकि बंदवाड़ी गांव में है ये लैंडफिल, वहाँ के गांव के पानी का सैम्पलिंग हो चुकी है। सेंट्रल पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने भी इस बात को माना है कि दिस वाटर इज़ नॉट पोटेबल वाटर, आप उसे नहीं पी सकते हो, वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कोज करता है। मैं बंदवाड़ी गांव गई हूँ 15-20 दिन पहले मैं बंदवाड़ी गांव गई थी। वहाँ लोगों से मैंने बात की, 67 लोगों को वहाँ कैंसर हो चुका है। वहाँ की औरतों ने मुझे अपने सर्जरी के मार्क्स भी दिखाए। दे आर बाइंग बिस्लरी वाटर एवरी डे टू ड्रिंक। तो एक गांव के लिए क्या एक सस्टेनेबल मॉडल है कि वो हर रोज़ बिस्लरी के पानी से पिएं, खाना बनाएं,
इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम। इसके अलावा क्योंकि वो पानी ग्राउंड वाटर में जा रहा है, आसपास के 5 गाँव का पानी जो है, बालियावास है, बंदवाड़ी है, मांगर है, इन गाँव का पानी बुरी तरह से जो है कंटेमिनेटेड हो चुका है। एंड साथ ही साथ सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं अब दूसरी तरफ से अगर मैं सोचूं कि मेरे घर से जो निकलने वाला कचरा है वो मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना। जब हम उसको हमारी हर चीज़ की हमारी जिम्मेदारी होती है, तो मैं अपने वेस्ट की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकती। तो हम हर घर से कंपोस्टेबल वेस्ट कंपोस्ट होना चाहिए, सेग्रीगेट होना चाहिए, और रिसाइकलेबल चीज़ें रिसाइकल होनी चाहिए। तो क्योंकि जुड़ते जुड़ते हम इस चीज़ से इस तरह से जुड़ गए। एंड बीइंग ए टीचर, बीइंग ए बायोलॉजी टीचर, मैं बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शायद एक आम इंसान से ज़्यादा समझती हूँ, या पढ़ाते पढ़ाते आई फील मोर सेंसिटाइज्ड टुवर्ड्स इट। तो अभी जो है मेरे जो 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास में एक पैराग्राफ आता है जहाँ पर हम लैंडफिल की बात करते हैं। इस बार जब ऑनलाइन क्लासेस जब हमने पढ़ाई तो मैंने बच्चों को बंदवाड़ी का वीडियो दिखाया। उसके बाद मेरे 83 स्टूडेंट्स 9th, 10th और 8th के बच्चों ने अपने घर में कंपोस्टिंग स्टार्ट कर दी। दैट इज़ अचीवमेंट फॉर मी एज अ टीचर। सो दैट इज़ कमेंडेबल। आई मीन आई रियली फील सो गुड व्हेन माई स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि मैम हमने ये किया है और अब इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट करें। सो दैट इज़ वेयर आई फील कि yes I can change and this motivates me beyond my limits। फिर मैं अपने लिमिट से बाहर जाके काम करती हूँ और एक से दूसरे मुद्दे पर जो है चले ही जाते हैं। That is how it happens। ये भी बात है कि आप इसी के साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी काफ़ी काम कर रहे हैं, पर्यावरण के ऊपर भी काम कर रहे हैं, पौधारोपण के ऊपर भी काम कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं पे इस चीज़ का एंड हो। तो पर्यावरण के ऊपर आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तो क्यों आपने चुना है कि आपको पर्यावरण के ऊपर ही काम करना है? देखिए, आज ना अगर हम अपने चारों तरफ देखेंगे ना, हो सकता है हमें 100+ ऐसी चीज़ें दिखाई दें जो हमें लगता है कि हमें इस पे भी काम करना चाहिए। मैं जब झुग्गी के एरिया में जाती हूँ तो उन बच्चों के एजुकेशन मुझे बहुत अंदर तक फील होता है कि इन बच्चों की लाइफ का अपलिफ्टमेंट क्या होगा, इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। जब हम सड़क से गुजरते हैं तो जो छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं ना, उन सबको देख के हम सबको दया भी आती है और हम अपनी आँखें फेर के चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। फिर हम पर्यावरण को देखते हैं, पोल्यूशन को देखते हैं, तब भी हमें वही फील आता है। तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं। मैं एक इंसान हूँ, मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं। मैं जितना हो सकता है काम करने की कोशिश करती हूँ। और हाउ आई फील, आई ट्राई टू गाइड एवरीबडी कि हम इस काम को ऐसा कर सकते हैं। सो पर्यावरण मैंने इसलिए चुना क्योंकि देखिए, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमने अदर स्पीशीज़ को कंट्रोल कर लिया है, राइट। हम एक शेर को भी मार देते हैं, हम स्नेक को भी मार देते हैं, हम पेड़ों को भी काट देते हैं। यानी कि हमारे जो 12 लाख से अधिक किस्म की प्रजातियां जो हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स जो धरती पर मौजूद हैं, हमने हमारे ब्रेन को यूज़ करके हम उनमें एक टॉप पर आ गए हैं, राइट। हम उनको कंट्रोल करते हैं, बट साथ साथ हम को एग्जिस्टेंस एक टर्म होती है जिसमें मतलब है कि सिर्फ हम नहीं हैं, हमने किसी को नहीं बनाया है। हम एक पेड़ धरती पर पहले आए, उसके बाद आपकी पानी से लाइफ ने जन्म लिया, ठीक है। और हमारे साथ और हज़ारों किस्म के जानवरों ने जो है ना धरती पे, उनका भी एक घर है। तो कोएग्जिस्टेंस का पर्यावरण से डायरेक्टली रिलेशन है। अगर और सिर्फ मधुमक्खी ख़त्म हो जाती है ना, सारी मधुमक्खियाँ अगर धरती पे से ख़त्म हो जाएंगी ना, तो हम भी नहीं जी सकते हैं। ये इकोसिस्टम का रूल है, एक फूड चेन होती है। हम एक इंसान नहीं, आई मीन एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो ये हमारी जितनी भी इंसान की जो समस्याएं हैं, ये हमारी अपनी बनाई हुई समस्याएं हैं। और हमने सिर्फ अपने लिए नहीं, हमने धरती के हर जीव के लिए समस्या बना दी हैं। क्योंकि हमने समुद्री जीवों में, हमने समुद्र, पैसिफिक ओशन तो सबसे गहरा है ना, वहाँ गहरे ओशन के वहाँ पर भी प्लास्टिक चला गया है। वो प्लास्टिक तो हमने भेजा है ना। तो हम ही हर प्रॉब्लम का कॉज हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं वो कोशिश करनी चाहिए। जी मैम, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि स्कूल के बच्चे अगर कुछ अच्छा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। कभी फैमिली में भी ऐसे हुआ हो कि आपके ही घर वालों ने कुछ ऐसा किया होगा, आपके बच्चों ने कुछ ऐसा किया हो कि आपको लगे कि हाँ, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा वही मेरे बच्चे भी मेरे से सीख रहे हैं, और एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलती हो? इट इज़ एक्चुअली बियॉन्ड सेटिस्फेक्शन। आई विल टेल यू, सम टाइम तो प्रॉब्लम भी हो जाती है। मेरे बच्चे जो हैं, क्योंकि
वही है कि वो मुझे देखकर सीख गए हैं। जी। उनके अंदर, बड़ी बेटी के अंदर बहुत ही काइंडनेस और ह्यूमैनिटी है। शी इज़ लाइक यू नो, वो अपने आसपास के बच्चों को 3 दिन 4 दिन 1-1.5 घंटा शाम को पढ़ाती है, जो लेबरर्स के बच्चे हैं। हमारा डेवलपिंग सेक्टर है, वहाँ उन बच्चों को पढ़ाती है। अपनी एक्स्ट्रा स्टेशनरी अपने फ्रेंड्स के साथ कलेक्ट करके भी उनको दे देती है। फिर अपने फ्रेंड सर्कल में, इवन मेरी फ्रेंड्स में भी, मेरे ग्रुप में भी मैसेज डालती है कि स्टोरी बुक्स जिन्होंने पढ़ ली हैं, ओल्ड हैं, हिंदी की हैं, उनको कलेक्ट कर लो। एंड देन 50-60 बुक्स जैसे ही हो जाती हैं तो अलोंग विद मी, आई मीन शी विल रिक्वेस्ट मी कि लाइक जाके करके आते हैं। एंड उसको स्ट्रे डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो उनके लिए वट एवर इज़ एक्स्ट्रा इन दी हाउस की कंपोस्टिंग भी बाद में करेंगे। सबसे पहले तो हमें अदर्स को फीड करना चाहिए, दैट इज़ द मोटो शी इज़ टेकिंग। देन फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स समबडी वॉज गिविंग सम यू नो कोट, डॉग्स का कोट, तो वो भी 20-30 कोट्स ला के उसने स्ट्रेज को पहनाए, जबकि स्ट्रेज को हाथ लगाना बहुत डेंजरस लगता है क्योंकि वो आपको काट सकता है। उनको आप कोट पहनाओगे, इट इज़ नॉट अ ईजी यू नो एन ईजी टास्क, बट शी समहाउ मैनेज्ड इट। तो 20-22 डॉग्स को उसने जैकेट्स पहनाए। देन अगेन लाइक स्टोरी टेलिंग सेशन में वो स्टोरीज़ भी सुनाती हैं उनको सभी को। एंड वेस्ट के ऊपर शी हैड स्टार्टेड कंपोस्टिंग एट होम। मेरे घर में अगर दूध का पैकेट भी आता है, उसको वॉश करके ड्राई करके सॉफ्ट प्लास्टिक अलग जाएगा, हार्ड प्लास्टिक अलग जाएगा। सो शी हैज़ डन इट। I mean, she is fully like developing how I feel she should be. But I'm not teaching her. I'm not asking her to do anything. Okay. I'm simply doing, and she is following. She is looking at me and getting motivated. I'm not asking her to do anything. Okay. Yeah. बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं, बहुत बार ना वो अधिकारों की बात करते हैं कि ये हमारे अधिकार हैं, ऐसे हमारे साथ होना चाहिए, हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, वो चीज़ मिलनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको लगता है कि हमारे कर्तव्य भी बहुत सारे हैं जो हम शायद आज नहीं निभा रहे हैं। एकदम सही बात है आपकी। जी। मैं कहूँगी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कर्तव्य भी दिए हैं और अधिकार भी दिए हैं। अधिकार मांगने से पहले हमें कर्तव्य निभाना आना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन यूज़ की थी कि मैं बंदवाड़ी पर सरकार को सरकार के कर्तव्य याद दिला रही हूँ। साथ ही साथ मेरा एज ए नागरिक जो है, मेरा कर्तव्य क्या है, हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी। ये एक मैं स्लोगन यूज़ करती हूँ बहुत बार, एज ए स्लोगन टाइप आप कह सकते हो कि हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी। जो हमारी जो भी हम करते हैं उसके लिए हमें ज़िम्मेदार होना होगा, हमारे हर एक्शन के लिए हमें ज़िम्मेदार होना होगा। आई विल सिंपली शेयर वन थिंग विद यू। लाइक पिछले 4 साल से आई एम नॉट यूजिंग एनी कार। I have given my car away. Why? Because I feel कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। So less consumption जो रूल है ना, आपको वो करना ही होगा। एक जीन्स जिसको हम चलते फिरते मन आ गया, सुंदर लग रही है, पुरानी होगी, हम खरीदते हैं। एक जीन्स जब पैकेट में हमारे पास आती है ना, तो उस जीन्स को बनने में 10,437 लीटर पानी यूज़ होता है। एक जीन्स 10,437 लीटर पानी। एक मग ऑफ कॉफ़ी, दिस मग ऑफ कॉफ़ी जो अभी मैं पी रही हूँ, ये जब से इसको उगाया गया है, प्रोसेसिंग हुई है, ग्राउंडिंग हुई है, पैकेजिंग हुई है, पैकेट में आई है, हमारे पास आई है, बनी है। इस कॉफ़ी का एक कप का 14,000 लीटर से ज़्यादा वाटर कंजम्पशन है। कैन यू बिलीव दिस? नो। दैट्स व्हाट। सो लेस कंजम्पशन इज़ द मंत्रा। तो मेरा ये बताने का मकसद ये है, हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, कंपनियां ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, पोल्यूशन इंक्रीज़ होगा, वेस्ट इंक्रीज़ होगा, और हमारे पास उसको रिसाइकल करने की जगह नहीं होती है। हम अपने कबर्ड को खोलते हैं, आधे कपड़े ऐसे होते हैं जो पिछले 2 साल में हमने पहने भी नहीं होते हैं। तो वो किसका नतीजा है? क्या हमें चाहिए है? नहीं चाहिए है। मतलब कंफर्टेबल ज़िंदगी के लिए क्या चाहिए? साफ़ हवा आपको चाहिए, उसको हम खुद ख़राब कर रहे हैं। साफ़ पानी हमें चाहिए, उसे हम खुद कंटेमिनेट कर रहे हैं। सिर्फ सुंदर बन के बैठने से क्या होगा? That's true. शो के अंत में ज़ैनत मैम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा सेशन बहुत ही ज़्यादा नॉलेज के साथ भरा हुआ था। क्या आप कहना चाहेंगे? और हम भी पूरी कोशिश करेंगे, और मैं कहना भी चाहूँगी हमारे व्यूवर्स से
कि कोशिश करें, जो आज जैनित मैम ने बताया है हमें, वो बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। अगर आप हर घर से शुरुआत हो, हर इंसान से इसकी शुरुआत हो, तो ये हमारे देश के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक बहुत ही सार्थक चीज सिद्ध हो सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, और अगर किसी को ऐसे आपके साथ किसी मुहिम में जुड़ना हो तो वो कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? फाइन। तो देखिए, बहुत लर्नड पीपल जो हैं वो भी मुझे देख रहे होंगे। मैं बहुत ही एक आम इंसान हूँ, और सिर्फ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मैं टीच करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी को निभा रही हूँ। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से ईमानदारी से निभाएगा तो डॉक्टरी का जो हेल्थ सेक्टर है वो ठीक हो जाएगा। सिमिलरली अगर मीडिया की बात करूं, अगर मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करता है, सही और सच दिखाता है, तो दे आर डूइंग अ मार्वलस जॉब, और हर चीज़ दूसरे को मोटिवेट करती है। आप वो करिए जो सही है, लोग अपने आप आपको फॉलो करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। मतलब ये है कि आप सही के लिए, सच के लिए जिम्मेदारी से अपना काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम वायरल सच से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे बीच जैनित चौधरी जी, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी चीजें बताई पर्यावरण के बारे में। शायद आप और मैं भी नहीं जानते होंगे कि एक जीन्स बनाने में कितना पानी लग रहा है, या एक कप ऑफ कॉफी जो हमें देखने में बहुत छोटी सी लग रही है, उसमें भी कितना टाइम लगता है, कितना कंजम्पशन लगता है। तो जरा रुकिए, सोचिए कि क्या कर रहे हैं आप अपने पर्यावरण के लिए, क्या कर रहे हैं आप अपनी नई पीढ़ी के लिए, कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या पानी दे पाएंगे, क्या उनके लिए बिना पोल्यूशन के सब कुछ, अच्छी हवा, स्वास्थ्य सब कुछ दे पाएंगे। जरा रुकिए और सोचिए। और अगर आप भी जैनित जी की इस मुहिम के साथ, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते हम मिलेंगे आपसे एक नई शख्सियत के साथ और जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक मुकाम हासिल किया और वो भी अपना समाज सेवा में योगदान कैसे दे रहे हैं। नमस्कार। उस जीन्स को बनने में 10,437 लीटर पानी यूज़ होता है, लेकिन क्या हम अपने पर्यावरण की कीमत पर विकास करना चाहते हैं? 67 लोगों को वहाँ कैंसर हो चुका है। कि मैं बंदवाड़ी पर सरकार को सरकार के कर्तव्य याद दिला रही हूँ।